कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देख चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उन कणों के गुण हमने देख लिए हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हमने देख ली है, 3 अवस्थाएं। ये भी देख चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है, और संलग्न की गुप्त ऊष्मा भी हम देख चुके हैं कि क्या है। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऊर्ध्वपादन। क्या होता है ये, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहा जाता है, इसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम जरूर हिंदी में ही लिखेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। तो ऊर्ध्वपादन को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ये ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे। अब ऊर्ध्वपादन क्या होता है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनको अगर आप गर्म करोगे तो वो द्रव द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे हमने देखा था कि हम बर्फ को जब गर्म करते हैं तो वो पहले पानी में परिवर्तित होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, उसके बाद में वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होते हैं, बल्कि सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब जो आपके पदार्थ हैं वो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे 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 इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। वो प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ये जो ऊर्ध्वपातन है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सीधा ठोस से गैसेस में हो जाएंगे, इसका उल्टा भी सही है। अगर मैंने ठोस को गर्म किया, अगर मैंने ठोस का तापमान बढ़ाया, तो तापमान बढ़ाने पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और जब इस गैसीय अवस्था को मैंने ठंडा किया है, मैंने तापमान को कम किया है, इस तापमान को जब मैं कम करूंगी तो यह वस्तु जो है या फिर ये जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था से वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं उनके उदाहरण हैं कपूर। कपूर की गोलियां होती है जो हम पूजा करने में इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाते हैं। उसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं जो हम कपड़ों में रखते हैं या फिर गेहूं में रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आपको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दिखाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जो नेफ्थलीन बॉल आती है जो हम वॉश बेसिन वगैरह में रखते हैं, उसको वॉश बेसिन में रखना आप, और एक को नॉर्मल रखना। आप देखोगे कि जो जिसको आपने पानी में नहीं रखा है ना, वो जल्दी से वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होकर के खत्म हो जाती है। लेकिन जिसको पानी में रखते हो ना, वो ज्यादा दिन तक चलती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर तापमान थोड़ा कम रहता है। जब उसके ऊपर बार बार पानी पड़ता है ना, तो उसका तापमान जो है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक चलती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब मैंने आपको कहा था कि जो वस्तुएं होती हैं या फिर जो पदार्थ होते हैं, उनकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आप 2 प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो तापमान को बढ़ा घटा करके आप पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर दाब में परिवर्तन ला करके आप किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में एक ये सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। अब आपको पता है कि जो गैस के कण होते हैं, गैस के कण एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होंगे। गैस के कण एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास में एक बड़ा सा कंटेनर था जिसमें मैंने थोड़ी सी गैस को
भरा हुआ था। ठीक है, कंटेनर है, इसमें गैस भर दी। अब क्या होगा, जब मैं इस गैस पर दबाव लगाऊंगी ना, तो ये जो गैस है ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। दबाव लगाने से होता क्या है, दबाव लगाने से इनके जो ये कण है, ये सारे के सारे कण क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। दबाव लगाने से क्या होगा, गैसीय अवस्था में जो कण है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो दबाव लगाने से कण एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इनकी जो आंतरिक अणु की दूरी है वो कम होती जाएगी। अब जब मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा करके, किसी भी पिस्टन का इस्तेमाल करके जब मैंने इन गैस के कणों पर दबाव बनाया, तो मैं देखती हूं कि गैस के जो कण हैं ये एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, इनकी आंतरिक अणु दूरी जो है वो कम हो जाती है, तो क्या होता है, इनकी आंतरिक अणु दूरी इनकी कम हो जाएगी, तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेंगे। और ज्यादा दबाव अगर मैं बढ़ाती जाऊंगी, तो ये जो कण है ये एक दूसरे के और भी ज्यादा पास आने लग जाएंगे। और ज्यादा जब ये बिल्कुल पास पास में हो जाएंगे दबाव लगाने के कारण, जब ये कण इतने ज्यादा पास आ जाएंगे एक दूसरे के कि इनकी आंतरिक अणु दूरी जो है वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी, उस अवस्था में हम क्या कह देंगे कि जो आपका पदार्थ है वो ठोस अवस्था में आ गया है। पहले गैसीय अवस्था में था, बहुत ज्यादा दबाव लगा करके मैंने इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करा। द्रव अवस्था पे और ज्यादा दबाव लगाया तो जो अणु है, जो कण है, और भी ज्यादा पास हो गए, आ गए, और वो किस में परिवर्तित हो गए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए हैं। अब यहाँ पर कभी कभी हम दबाव बढ़ाने के साथ में, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वस्तुओं पर जब हम दबाव लगा करके उन्हें द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो हम तापमान भी कम कर देते हैं। क्या करते हैं, हम दबाव बढ़ाते हैं और तापमान कम कर देते हैं। तापमान कम करने से क्या होता है, ये जो अणु, जो कण है ना, इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, तो ज्यादा गति दिखा नहीं पाते हैं। तो गति कम हो जाएगी तो उस चीज को दबाव डालना आसान हो जाएगा और आपको रिजल्ट जल्दी मिलने लगता है। इस वजह से कभी कभी यहाँ पर आपको बुक में ये लिखा हुआ भी मिलेगा कि किसी भी, जब आप गैस को, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनको आप बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में ले जाकर के उन पर जब दबाव डालते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होने लगती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। तो दबाव में परिवर्तन करना है, करके भी आप पदार्थों की अवस्था में बदलाव ला सकते हैं, और तापमान में परिवर्तन करके भी आप उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, हमने क्या करा है, एक सिलेंडर में गैस ले ली है और उस गैस का तापमान कम कर दिया। तापमान क्यों कम कर रहे हैं, ताकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए। गतिज ऊर्जा कम होगी ना तो इधर उधर भागेगी नहीं। भाई एक आप में एनर्जी होगी तब तक तो आप भागोगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी आप में या फिर एनर्जी कम हो जाएगी तो आप रुक जाओगे ना। तो गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तापमान ठंडा करने से क्या हो जाएगा कि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने तापमान कम करके उनकी गतिज ऊर्जा कम कर दी, फिर उनके ऊपर दबाव डाला है, उनको संपीड़ित करा, दबाव डाला, उनको संपीड़ित मतलब इकट्ठा करा है, कंप्रेस करा है, दबाया है, जिसकी वजह से उनकी दूरी, कणों की दूरी कम हो जाएगी और जो गैस है वो तरफ में बदल जाएगा। दबाव बढ़ाना और तापमान घटाना से क्या हो जाए, गैस जो है उसको द्रव में बदला जा सकता है। और इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल बताओ जिसमें आप गैस को द्रव में परिवर्तित करते हो। तो आपने अपने घर की रसोई में एलपीजी तो देखा होगा ना, गैस सिलेंडर एलपीजी, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड मतलब, और एंड में आ रहा है गैस, मतलब गैस को आपने दबाव डाल करके, संपीड़न करके उसको द्रव में परिवर्तित किया है। अब हमने देखा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप ठोस से गैस और गैस से ठोस में परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसा हम दबाव बढ़ाकर या घटाकर कर सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी शुष्क बर्फ जो होती है, ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं, वो
ड्राई आइस को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करते हो, उस पे दबाव डालते हो, तो वो ठोस के रूप में आ जाती है, जिसको हम शुष्क बर्फ बोलेंगे। और अगर आपको उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस द्रव अवस्था में करना है, तो आप क्या करोगे, आप उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेरिक दबाव है, जो दाब है हमारा, उसको घटा करके 1 एटमॉस्फेयर कर दोगे। नॉर्मल जो है हमारे यहाँ पे 25 होता है, लेकिन आपको जो एटमॉस्फेरिक दाब है उसको घटा करके 1 कर देना है। तो उस स्थिति में जो आपकी शुष्क बर्फ जो है वो वापस गैसीय अवस्था में आ जाएगी, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड वो बन जाएगी। अब एक है आपका वाष्पीकरण। एक ऐसी सतही प्रक्रिया, ध्यान रखना है कि आपका जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग क्वथनांक जो आपका होता है और वाष्पीकरण में अंतर पूछा जाता है। तो एक अंतर आपको यहीं से मिल रहा है कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण है ना, वो सतही प्रक्रिया है। क्यों सतही प्रक्रिया, ये मैं आपको भी बताऊंगी। जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जो हमारे जल कुंड होते हैं, तालाब, नदियां या समुद्र, उसमें पानी जो है वो द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होता है और हवा में चला जाता है। अब हमने देखा था कि जब हम किसी भी द्रव को उबालते हैं, उसमें भी जो हमारा पदार्थ है वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज क्यों दी हुई है, तो आपको इस चीज को ऐसे समझना है कि जैसे मान लो ये एक बर्तन है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है। अब इस बर्तन में भरे हुए पानी को अगर मुझे वाष्प में परिवर्तित करना है, तो मुझे नीचे से इसको हीट देनी पड़ेगी। नीचे से मैं इस बर्तन को गर्म करूंगी। गर्म कैसे करूंगी, चूल्हा जला के। तो यहाँ पर जो ये पानी है, ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। ये कलर दिख रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं। जो पानी है वो, हाँ, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। दूसरी तरफ मेरे पास में एक नदी है या तालाब है, तो तालाब के अंदर भी पानी है। देखो इधर पानी के कण होंगे, चलो इसको येलो से बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में पानी के कण होते हैं और ऊपर क्या है, ऊपर सूरज चमक रहा है। सूर्य से किरणें आएगी और इस पानी को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। और गर्म करने पर ये जो पानी है, पानी जो है ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब बोलोगे मैम क्या डिफरेंस है, देखो एक डिफरेंस तो आपको फोटो में ऐसे ही दिख गया होगा। एक डिफरेंस तो फोटो में आप मुझे ऐसे ही देख करके बता सकते हो कि जब आपका क्वथनांक करवा रहे हैं, जब क्वथनांक की प्रक्रिया हो रही है, तो इस प्रक्रिया में हम पानी को ऊर्जा नीचे से दे रहे हैं। हम आग जला करके पानी को गर्म कर रहे हैं, जिससे वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। दूसरी बात क्या है, जब भी आप पानी को उबालते हो, तो पहली कंडीशन क्या आती है कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा या फिर 373 केल्विन पर पहुंचेगा, तभी वे उबलेगा और उबल करके द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। लेकिन जब वाष्पीकरण होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वाष्पीकरण में क्या है, वाष्पीकरण में जो क्वथनांक पॉइंट होता है आपका, क्वथनांक पॉइंट होता है आपका वाष्पीकरण में, उसमें क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचना जो जरूरी नहीं होता है। क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचना जरूरी नहीं होता है। इसके अंदर क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचना जरूरी होगा। इसमें क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। इसके अंदर जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा ना, तभी वो वाष्प में परिवर्तित होगा। लेकिन जब वाष्पीकरण होता है तो जरूरी नहीं है उस द्रव का क्वथनांक पॉइंट जो है वो, मतलब ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी उबल जाता है। तालाब में पैर रखोगे जल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तालाबों के ऊपर, तालाब में जब सूर्य से रोशनी आती है, फिर किरण आती है, प्रकाश की किरणें आती है, तो वो पानी गर्म होता है, लेकिन उसके क्वथनांक पॉइंट तक नहीं पहुंचता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो वाष्पीकरण हो रहा है वो सतह से हो रहा है। यहाँ पर सतह पर जो पानी के कण मौजूद होते हैं ना, ये ऊपर वाले कण जो होते हैं, पहले वो गर्म होते हैं और गर्म होकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में जो नीचे वाले कण आएंगे,
अब ये वाष्पीकरण होगा, येलो वाले कण जो है वो वाष्पीकरण होकर के ऊपर चले जाएंगे, फिर ये जो नीचे वाले कण है ना ये सतह पर आ जाएंगे, फिर इनके सतह पर आने से ये गर्म होंगे और इनके गर्म होने से फिर ये खुद वाष्पीकरण हो जाएंगे, फिर उसके बाद में नीचे वाले कण आते हैं। लेकिन तो ये एक सतही प्रक्रिया है और ये एक बल्क प्रोसेस है। बल्क प्रोसेस, एक मिनट मैं आपको देख के बताती हूँ उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। बल्क प्रोसेस का मतलब मैं समझा देती हूँ। ये बल्क प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो सारे के सारे कण हैं वो एक साथ उबलते हैं, एक साथ इन सबको आप एक साथ ऊर्जा प्रदान करते हो और एक साथ ही गर्म होकर के ये वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। इसमें भी ऐसा होता है कि पहले ये वाले कण वाष्प होंगे, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर ये है ना, तो गर्म होकर के निकल जाते हैं, फिर नीचे वाले आते हैं। लेकिन ये एक बल्क फेनोमेनन है ना, बल्क प्रक्रिया है और ये एक सतही प्रक्रिया है। यहाँ पर सिर्फ सतह सतह वाले गर्म होते हैं, यहाँ पर सारे एक साथ गर्म होते हैं। बल्क को एक मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। ये जो है ये एक थोक घटना है, मतलब यहाँ पर जो कण होते हैं सभी के सभी एक साथ इनको ऊर्जा मिलती है और एक साथ ही गर्म होते हैं, उसके बाद में ये वाष्प में परिवर्तित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सतह वाले कण होते हैं पहले इनको ऊर्जा मिलती है, गर्म होते हैं, उसके बाद में इनका वाष्पीकरण होता है, उसके बाद में नीचे वाले ऊपर आएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो जाएंगे। तो ये एक सतही प्रक्रिया है और ये एक थोक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्वथनांक से नीचे भी वाष्पीकरण जो होने लगता है, क्वथनांक से नीचे जो तापमान होता है उस पर भी जो आपके कण हैं वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। लेकिन इसके अंदर क्वथनांक तापमान पर पहुंचने पर ही जो आपके द्रव के कण हैं वो वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इनका अंतर ही आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बोले ना इस चैप्टर में, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन क्विक देना है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, लेकिन मैं टाइम लगा करके क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है काफी। वाष्पीकरण के प्रभाव करने वाले कारक। अब वाष्पीकरण जब हो रहा है तो ये वाष्पीकरण क्या किसी चीज पर निर्भर करता है कि अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं जो वाष्पीकरण ज्यादा होने लग जाए। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखो, छत पर धूप में एक ग्लास में पानी रखना और एक कटोरी में एक ग्लास पानी डाल देना, देखना पहले कौन से बर्तन में से वाष्पीकरण ज्यादा होता है। अब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ग्लास के अंदर भी हमने 250 ml पानी रखा था और कटोरी में भी मैंने 250 ml पानी रखा था, लेकिन जो कटोरी थी उसका सतह का जो क्षेत्रफल था वो ज्यादा था, जिसकी वजह से सूरज की ज्यादा किरणें सतह पर पड़ी है, जिसकी वजह से सूरज की ज्यादा किरणें जो है सतह पर पड़ी है और ज्यादा ज्यादा कण जो थे वो सतह पर थे, जिसकी वजह से वाष्पीकरण जो है वो कटोरी में से ज्यादा होगा। और कटोरी की तुलना में अगर मैं ग्लास को देखूं तो इसका जो सतह का क्षेत्रफल कम है, ऊपर पानी कम रहता है, तो कम हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ी है और कम कण जो है वो वाष्प में परिवर्तित हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सतही क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण, क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस है कि भाई अगर मैं इतना बड़ा एरिया ले लूंगी तो सबके ऊपर सूरज की किरणें पड़ेगी, जो इतने सारे कण हैं वो एक साथ वाष्प हो जाएंगे, और इतना सा कर दूंगी तो सतह वाले कणों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। सिर्फ इतने से हिस्से के ऊपर अगर सूरज की किरणें पड़ रही है तो सिर्फ इतने से हिस्से के कण ही जो है वो वाष्प में बदलेंगे, तो वाष्पीकरण का जो रेट है, जो होने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सतही क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो ये जो प्रक्रिया है ये तेज हो जाएगी। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा तापमान होगा, उतना ज्यादा जो है वाष्पीकरण तेज होगा। अच्छा, ये जो सतही क्षेत्रफल वाला है ना, हम करते भी हैं, कभी भी हम कपड़े सुखाते तो क्या नहीं इकट्ठा करके सुखाते हैं, नहीं, हम फैला करके सुखाते हैं। फैलाकर सुखाने से क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं उनका सतही क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है और वाष्पीकरण जल्दी होता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप तापमान में वृद्धि कर दो, सर्दियों में कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं और गर्मियों में थोड़ा जल्दी सूखते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा रहता है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और सर्दियों में तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण कम रहता है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। आर्द्रता मतलब नमी, ह्यूमिडिटी, आई थिंक इसको ऐसे बोलते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक मिनट में समझाती हूँ आपको ह्यूमिडिटी क्या होता है। आर्द्रता को इंग्लिश में हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है।
अब ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता में क्या होगा कि जब हमारे आसपास के वातावरण में पानी की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आसपास के वातावरण में पानी के बूंदों की संख्या कम होगी तो वाष्पीकरण तेज होता है। भाई देखो, अगर आपका वाष्पीकरण करवाना है और अगर आपके आसपास के वातावरण में आर्द्रता है, पानी की बूंदें हैं, नमी है, तो तापमान एक तो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पानी होने की वजह से तापमान थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पानी की बूंदें जो है वो उस तापमान को एब्जॉर्ब करती रहती है, जिससे गर्मी कम होती है। दूसरी बात है कि मान लो कि आपके पास में ये ग्लास है ना, या फिर मान लो ये आपका कपड़ा है, आपने इसको सुखा दिया है। अब इस कपड़े को मैंने ऐसी जगह रखा है जहां पर ऑलरेडी वातावरण में बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, बिल्कुल भर गया है। भाई ग्लास पूरा भरा हुआ होता तो उसमें पानी डाल सकते हो क्या आप? नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पानी बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं ऐसे वातावरण में गीली वस्तु को रख दूं, धूप है वहां पर, लेकिन आप मान लो, वैसे तो धीरे धीरे सूख जाता है क्योंकि जगह होती है, लेकिन आप मान लो कि मैंने इस वस्तु को ऐसी जगह पे रखा है जहां पर पानी ही पानी है, पानी की बहुत ज्यादा नमी है, बिल्कुल हम जा रहे हैं तो एकदम गीले होते जा रहे हैं। ऐसा होता है ना सर, बारिश के मौसम के अंदर ऐसा होता है कि हम गीले गीले रहते हैं, बार बार हमारी स्किन पर पानी आ जाता है, त्वचा पर पानी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो पानी जो है बाहर वातावरण में मौजूद है और जैसे ही उसको तल मिलता है तो वो उससे जुड़ करके वाष्प से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पसीना पसीना लगता है। तो अगर मैंने किसी वस्तु को ऐसी जगह रखा है जहां ऑलरेडी बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, तो क्या उस वस्तु का वाष्पीकरण हो पाएगा? भाई वाष्पीकरण तो तब होगा ना जब यहाँ पर पानी की बूंदें कम होती है, लेकिन बाहर ऑलरेडी इतनी सारी पानी की बूंदें, तो इसमें से निकल करके कहाँ जाएगी? तो अपनी जगह ही रह जाती है, जिस वजह से वाष्पीकरण का होने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। तो आर्द्रता जितनी कम होगी वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। तो तापमान में वृद्धि करोगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो तापमान ज्यादा हो जाएगा, और आर्द्रता में कमी करोगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी करेंगे मतलब वातावरण में पानी की बूंदें कम है, तो पानी की बूंदें कम है तो फिर आप अगर कोई गीली चीज रखोगे तो उसमें से वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूंदे तो वाष्पीकरण धीरे होता है। दूसरा क्या है? वायु की गति। वायु की गति क्यों? क्योंकि जब वायु चलती है, पवन, हवा जब चलती है तो क्या होता है, अपने साथ वो पानी की बूंदों को बहा करके ले जाती है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर तार पर कोई टी शर्ट सुखाई है, यहाँ पर अगर मैंने तार पर, अच्छी सी टी शर्ट बनाते हैं, यहाँ पर तार पर मैंने कोई टी शर्ट सुखाई है जिस पर स्माइली भी बना हुआ है, तार पर मैंने कोई टी शर्ट सुखाई है और बहुत तेज हवा चलेगी, तो हवा क्या करेगी, यहाँ से हवा बह करके आई है, यहाँ से जब हवा बह करके आएगी तो इस टी शर्ट के अंदर जो पानी की बूंदें थी वो हवा अपने साथ बहा करके ले जाएगी, और इस टी शर्ट के अंदर जो पानी होगा वो हवा के साथ बह करके चला गया और हमारी टी शर्ट सूख जाएगी, जिससे भी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, जल्दी होने लगती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती, समझा चुकी मैं। तापमान में वृद्धि करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तापमान में वृद्धि करूंगी तो भाई एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी तो भागेंगे तो अंतर आणविक दूरी है जो उनकी वो कम होगी, दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, दूर जाते ही जो है वाष्पीकरण, भाई हमें तो यहाँ पर वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं, तो वाष्पीकरण से क्या होगा, ऊर्जा बढ़ने से वो ऊपर चले जाएंगे और कपड़े को छोड़ देंगे तो जल्दी सूख जाएगा एक तरीके से, या फिर पानी जो है उसके द्रव के अंदर जो है ऊर्जा आ जाएगी और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हमें यहाँ पे वाष्पीकरण ही देखना है। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, समझा चुकी मैं। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वो पानी की जो बूंदे उसको अपने साथ बहा करके ले जाती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा जो है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। बता चुकी हूँ मैं आपको कि जब वाष्पीकरण करना है तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा आसपास के वातावरण से ऊर्जा वो एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं ऊर्जा को बाहर से और खुद अपनी, और उनको फिर गतिज ऊर्जा मिल जाती है, तो वो द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर के निकल जाते हैं। इस अवशोषण के कारण जो वातावरण है वो शीतल हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो मटका होता है हमारे घरों में, जो मटका होता है, मटके के अंदर जो पानी भरा होता है, उस पानी से ये जो मटका होता है इसका पानी जो है सतह पर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा जो पानी है ना वो सतह पर आ जाता है, और सतह पर जब पानी आता है तो आसपास में गर्मी होती है, तो
तापमान बढ़ा हुआ होता है तो आसपास की वस्तुओं से ये जो पानी की बूंदें क्या करती है, ऊर्जा को सोख लेती है, इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऊर्जा को सोख लेगी पानी की बूंदें, और ऊर्जा सोखने की वजह से ये जो पानी की बूंदें फिर किस में परिवर्तित हो जाएगी, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, और जो मटका है फिर हमारा हमें ठंडा पानी देता है। इसी प्रकार से पसीना आने पर हमारे जो शरीर है उसका तापमान मेंटेन रखने के लिए पसीना आता है। पसीना आने से क्या होता है, जब पसीना आएगा तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने से हमारी जो त्वचा है उसका तापमान जो है वो ठंडा रहेगा, और हमारे को हमें जो है स्किन बर्न नहीं होता, हमारी स्किन जो है, हमारी त्वचा जो है वो जलती नहीं है। तो यही हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा, आपने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी होगी। प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी से रीडिंग करोगे। एनसीईआरटी से रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो मुझसे पहले आप आंसर, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि हाँ इस चीज का रीजन ये है। और पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि नंबर तब मिलेंगे जब अच्छी भाषा में आंसर लिख करके आओगे। सिर्फ रीजन नहीं लिखना है, लैंग्वेज के बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध भाषा लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, और उसके लिए हमें रीडिंग करना जरूरी है। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं हम अगली क्लास में। पढ़ते रहिए। बाय बाय।